जरा सोचिए, एक ऐसा दौर जब एक महिला का किताब को छू लेना भी पाप माना जाता था। उस दुनिया में एक महिला ने न सिर्फ पढ़ना लिखना सीखा, बल्कि लाखों लोगों के लिए ज्ञान की पहली मशाल जलाई। ये कहानी है सावित्रीबाई फुले की। ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं है, ये 19वीं सदी के भारत की कड़वी हकीकत थी। तो चलिए चलते हैं उसी दौर में, जहां सावित्रीबाई फुले ने एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत की जो उस वक्त लगभग नामुमकिन लगती थी। तो कहानी का पहला पड़ाव है एक असाधारण शुरुआत। एक किसान की बेटी से लेकर बदलाव की मशाल थामने वाली छात्रा बनने तक का उनका सफर एक ऐसे रिश्ते से शुरू हुआ जिसने भारत के इतिहास की दिशा ही मोड़ दी। आइए इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। 1840 में कम उम्र में शादी, जैसा कि उस समय का रिवाज था। उनकी कहानी यहीं खत्म हो सकती थी, लेकिन असल कहानी तो यहीं से शुरू हुई। उनके पति ज्योतिराव फुले ने समाज के खिलाफ जाकर एक ऐसा काम किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने अपनी पत्नी को घर पर पढ़ाना शुरू किया, और देखिए, महज 7 साल के अंदर इस एक छोटे से साहसी कदम ने भारत के पहले गर्ल्स स्कूल की नींव रखी। अब आता है कहानी का दूसरा पड़ाव, ज्ञान की पहली मशाल। देखिए, स्कूल खोलना एक बात थी, पर उसे चलाए रखना वो हर रोज की एक जंग थी। जैसे ही सावित्रीबाई ने ज्ञान की ये पहली मशाल जलाई, पूरा समाज उसे बुझाने के लिए खड़ा हो गया। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, वो सिर्फ एक टीचर नहीं थी, वो भारत की पहली प्रशिक्षित यानी कि ट्रेन्ड महिला टीचर थीं। एक ऐसे समाज में जहाँ औरतों को पढ़ने के लायक ही नहीं समझा जाता था, वहाँ उन्होंने बाकायदा प्रोफेशनल ट्रेनिंग हासिल की। ये सिर्फ सीखना नहीं था, ये एक ऐलान था कि महिलाएं भी पेशेवर बनकर क्लासरूम में अपनी जगह बना सकती। लेकिन इस प्रगति की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हर दिन, हर एक दिन स्कूल जाने का रास्ता एक जंग के मैदान जैसा था। बात सिर्फ तानों और गालियों तक सीमित नहीं थी। लोग उन पर कीचड़, गोबर और यहाँ तक कि पत्थर फेंकते थे, सिर्फ इसलिए ताकि उनका हौसला टूट जाए। और इतनी नफरत का जवाब उन्होंने कैसे दिया, ये सच में हैरान करने वाला है। उन्होंने कहा, वे मुझ पर पत्थर फेंकते हैं, पर मैं उन्हें फूलों की तरह देखती हूँ। सोचिए, क्या जज्बा रहा होगा। डरने या पीछे हटने के बजाय उन्होंने उस नफरत को ही अपने मिशन का ईंधन बना लिया। और उनके इस मजबूत इरादे का सबसे बड़ा सबूत एक बहुत ही छोटी सी लेकिन गहरी बात में छिपा है। वो रोज अपने साथ एक दूसरी साड़ी लेकर चलती थीं। क्यों? क्योंकि जब वो हमलों की वजह से गंदे कपड़ों में स्कूल पहुंचती, तो वहां वो साड़ी बदलकर पूरी गरिमा के साथ अपनी छात्राओं के सामने खड़ी होती थीं। वो दूसरी साड़ी महज कपड़ा नहीं थी, वो उनका कवच थी, समाज को उनका शांत और अटूट जवाब थी। तो अब हम पहुंचते हैं तीसरे पड़ाव पर, समाज सुधार की आवाज। सावित्रीबाई ये अच्छी तरह समझ चुकी थीं कि सिर्फ अक्षर ज्ञान देना काफी नहीं होगा, अगर लड़कियों को एक बेहद क्रूर और अन्यायी समाज में ही जीना है। इसलिए उनका मिशन क्लासरूम की दीवारों को लांघकर पूरे समाज में फैल गया। उन्होंने एक साथ कई मोर्चों पर जंग छेड़ दी। एक तरफ वो शिक्षा के लिए स्कूल खोल रही थी, तो दूसरी तरफ बाल विवाह और जाति प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ भी आवाज उठा रही थी। और फिर उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना। ये विधवाओं और उनके बच्चों के लिए एक सुरक्षित घर था, जो उन्हें समाज के तिरस्कार और मौत के मुंह से बचाता था। चौथा पड़ाव हमें उनकी शख्सियत के एक और पहलू से मिलाता है, कलम और करुणा। वो एक एक्टिविस्ट और टीचर तो थी ही, पर वो एक बहुत ताकतवर लेखिका भी थी। चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी कलम को हथियार बनाया और कैसे उनकी जिंदगी सेवा के एक आखिरी काम पर खत्म हुई। जी हाँ, वो सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ रही थीं, वो विचारों की दुनिया में भी क्रांति ला रही थी। उनकी कलम उनके तरकश का एक और तीर बन गई। अपनी कविताओं के संग्रह, काव्य फुले और लेखों के जरिए उन्होंने सोए हुए समाज को झकझोरा और लोगों को अपने हक के लिए लड़ने की हिम्मत दी। कहते हैं, इंसान की असली पहचान उसके काम से होती है, और सावित्रीबाई का जीवन और उनकी मृत्यु दोनों ही सेवा की एक मिसाल हैं। 1897 में जब पुणे में प्लेग की भयानक महामारी फैली, तो वो डरी नहीं, पीछे नहीं हटी। वो अपनी जान की परवाह किए बिना बीमारों की सेवा में जुट गईं। और वहीं दूसरों की सेवा करते करते वो खुद इस बीमारी की चपेट में आ गईं और उन लोगों के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया, जिनके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जी थी। और अब आखिरी पड़ाव, एक अमिट विरासत।
इतने संघर्ष, इतनी लड़ाई के बाद आखिर पीछे क्या रह जाता है? जवाब है एक ऐसी विरासत जो आज भी 100 साल बाद भी लाखों लोगों को रास्ता दिखा रही है। आज हम उन्हें महिला शिक्षा की जननी कहते हैं, सामाजिक बराबरी की प्रेरणा मानते हैं, लेकिन वो सिर्फ इतिहास के पन्नों का एक नाम नहीं है। वो साहस, करुणा और संघर्ष की एक जीती जागती मिसाल हैं, जो हमें याद दिलाती हैं कि अगर इरादा पक्का हो तो एक अकेला इंसान भी दुनिया को बदल सकता है। और यहीं पर आके हम एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर रुकते हैं। सावित्रीबाई ने अपनी लड़ाई एक सदी से भी पहले लड़ी थी, लेकिन क्या शिक्षा और बराबरी की लड़ाई आज खत्म हो गई है? तो सवाल ये है कि उनकी ये लड़ाई आज हमारे लिए इतनी ज़रूरी